अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी करवा के पूरी दुनिया के अंदर एक वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि इस खित्ते के मफादात का अगर किसी ने रियल मानू में किसी ने तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसके लिए काम किया है, तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का जो किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव है। पाकिस्तान जिस वक्त ये सारे मुज़ाकरात कर रहा था, अमेरिका के साथ भी हमारी हुकूमत इन टच थी, ईरान भी हमारी बात सुन रहा था, सऊदी अरब भी ऑन बोर्ड था, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने सफारतकारी की है, यकीनन उसकी हम खुद तो तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त आलमी सतह पर भी देखें तो पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की सफारतकारी की, और जिस तरीके से ये पीस डील करवाई गई है, या एक तरह से 2 हफ्ते के लिए ये जंगबंदी करवाई गई है, उसके ऊपर पाकिस्तान की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। अब मसला यह है कि यहां से आगे चीजें किस तरफ जाएंगी, क्या पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उनके नतीजे में कोई डील हतमी हो जाएगी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस डील को अब आगे बढ़ाया जाए और मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर हमला किया, उनके साथ साथ जो है इसराइल ने भी उसको ज्वाइन किया, उन्होंने भी ईरान के ऊपर हमला किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्या दुनिया अमेरिका से यह भी पूछेगी कि भाई जब आपका दिल चाहता है आप किसी भी मुल्क के ऊपर गैर कानूनी हमला कर देते हैं, जब दिल चाहता है आप वहां पे बंदे मार देते हैं, बच्चे मार देते हैं, और कोई आपको पूछने वाला नहीं होता, और उसके बाद जब कोई अमन की बात होती है तो फिर आप ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े अमन के चैंपियन आप हैं। इसी किस्म की सूरत-ए-हाल इन्होंने गजा में की। गजा में मुतअद्दिद बार अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की जो है मुखालफत की गई, वीटो किया गया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और उसके बाद जब मुआहदा हो गया तो अमेरिका ने यह तासुर दिया कि जैसे कोई बहुत बड़ा वहां पे अमन मुआहदा हो गया और उनकी कोशिशों की वजह से हुआ है। 70,000 आपने फलस्तीनी वहां पे शहीद कर दिया, जिसमें 20,000 के करीब बच्चे हैं। और उसके बाद जब से जंग बंदी गजा के अंदर हुई है अब तक 700 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। तो यह जो जंग बंदी अब इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल और खित्ते के ममालिक के दरमियान हुई है, क्या यह कायम रहेगी? क्योंकि आज खबरें आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले हो रहे हैं, और आज बड़े पैमाने पर वहां पे आम शहरियों को टारगेट किया गया है लबनान के अंदर इसराइल की जानिब से। और इस जंग में और उससे पहले भी और उसके बाद भी यह खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अगर कोई मसला बनेगा जंग बंदी के दौरान वो इसराइल की जानिब से बनेगा, क्योंकि जंग के दौरान भी उन्होंने जिस किस्म के टारगेट्स को हिट किया उससे यह खदशा था कि जंग मजीद फैल सकती है, और आगे से ईरान जो है खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेगा, जो यकीनन इसराइल की ख्वाहिश होगी कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें और मामला उस तरफ जाए। लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि यह नहीं हो सकता कि हर चंद महीने के बाद अमेरिका किसी मुल्क पे चढ़ दौड़े, वहां पे हमला करे, उसकी लीडरशिप को मार दे, और बाद में ऐसे सेलिब्रेट किया जाए कि भाई और पूरी दुनिया तालियां बजाए कि अमेरिका ने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, जंगबंदी कर दी। ओआईसी की सतह पे अमेरिका से पूछने की जरूरत है, उससे जवाब मांगने की जरूरत है कि भाई आप ऐसा करते क्यों हैं। एनीवे, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा जो जंगबंदी का मामला है कब तक ये हतमी हो जाएगा, और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो कितनी फ्रेजाइल है, और क्या ये जो इसराइल की कोशिश है कि मुसलमान ममालिक के दरमियान जंग जारी रहे उसको कैसे नाकाम बनाया जा सकता है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल तारिक रशीद साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करूंगा क्योंकि हुकूमत ने जिस तरीके से सफारतकारी की उसमें नो डाउट कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया। अच्छा, एक चीज जो कल से जेरे बहस रही कि वो जो ट्वीट वज़ीर आज़म साहब ने की उसके ऊपर पहले लिखा हुआ आ रहा था कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान के जो पीएम के लिए, तो वो ट्वीट क्या कोई बाहर से आई, कोई किसी ने भेजी या खुद ड्राफ्ट की? तो एक ट्वीट करनी थी, उसके अंदर भी ये मिस्टेक कैसे हो गई? कोई इस हवाले से हुकूमत ने कोई उस पर इंक्वायरी वगैरह की? जी, मैं तो काज़मी साहब बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस तरह की ट्वीट हुई और वो आप सब लोगों के सामने भी आ गई। बुनियादी तौर पर मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन माजी में इस तरह की क़यादत यहाँ पर रही है कि जो कहते हैं कि मैं फिलबदी जाकर बात कर लूँगा, अगर किसी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी की बात है तो वो कहते थे कि नहीं मुझे लिखी पढ़ी आप कोई चीज़ ना दें। आम तौर पर जो एक मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो 26 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है और 26 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल से जुड़ा होता है। ठीक, उसने अपने मुंह से तो कोई बात नहीं करनी है, तो उसने जो भी कहना होता है वो लामहला, अगर वो डिफेंस से मुतालिक है तो उसको सेक्रेटरी डिफेंस वेट करे, मिनिस्टर डिफेंस वेट करे, फील्ड मार्शल देखे, अगर किसी और फोर्स से मुतालिक है तो नेवी एयरफोर्स देखें, अगर फॉरेन ऑफिस से मुतालिक है तो सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस, बल्कि नीचे से स्टार्ट होता है एसओ
कंसर्न उसका डायरेक्टर, देन डीजी, देन एडिशनल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस, देन आपका फॉरेन मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर आपके पास आती है। तो ये तो आपको इस बात पर हौसला मंदी का मुजाहरा और सबूत कर देना चाहिए कि आपके मुल्क का वजीर आज़म एक ऐसा शख्स है जो कोई भी काम करता है तो अपने कंसर्न जो उसके पास टेक्निकल टीम है या उसके पास टेक्नोक्रेट्स की टीम है या सियासी टीम है, उनसे मशवरा लेकर करता है। ये कोई एक वजीर आज़म के दिमाग का मामला नहीं है, इस मुल्क के फ्यूचर का मामला है। यानी एक वजीर आज़म ने नहीं रात को सोना है और सुबह उठना है और एक ट्वीट कर देना है। अगर यानी रात को 1 बजे भी वजीर आज़म ने एक ट्वीट करना था तो इसका मतलब है कि पूरी रियासती मशीनरी जाग रही थी। उस ट्वीट को बाकायदा तौर पर जरा पीएम ने इनपुट भी दी होगी और मोटा मोटा रफ बताया पीएम ने कि इस तरह का ट्वीट होना चाहिए। उसको जरा ड्राफ्ट किया, फॉरेन ऑफिस ने उसको वेट किया, बाकी भी जो कंसर्न हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें फौज एक दिफाई इदारा है, फील्ड मार्शल साहब है, ISI, बाकी सारे लोगों ने नहीं वो अर्करेजी के साथ वो ट्वीट जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया होगा। और आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो ट्वीट खुद ट्वीट किया अपने हैंडल के जरिए। अगर वो ये भी हो सकता था कि बसा होगा तो आप लोगों ने भी अपने हैंडल के ऑपरेट के लिए लड़के रखे हुए हैं, हमने भी रखे हुए हैं, तो लामहला उन्होंने जरा पूरा ट्वीट पढ़ा होगा और कॉपी करके उसको पेस्ट करके ट्वीट कर दिया, यानी उसका प्रूफ वो किया। ट्वीट वज़ीर आज़म साहब ने खुद की, बजाते खुद की नहीं, ये इस बात की बात गमाजी कर रही है, क्योंकि अगर ये कोई ऑपरेटर वगैरह करता तो लाजमी पहली लाइन डिलीट कर देता। तो मकसद कहने का ये कि वज़ीर आज़म साहब को आई, उन्होंने कॉपी किया और उसको वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर डिक्टेट किया होगा अपनी टीम को। जी। और उस टीम ने जब उसको फाइनल वर्जन बनाकर दिया, उसको एज इट इज प्राइम साहब ने ट्वीट कर दिया। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ऊपर लिखा हुआ ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर ट्वीट, इसमें से क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट, ठीक है। तो वो उसमें जो है इस तरीके से उसको कह देना। और आज के दिन मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। आपके उस ट्वीट को 16 मिलियन लोगों ने जो है सीन किया और कई हजार लोगों ने रीट्वीट किया और प्रेसिडेंट ट्रंप उसका हवाला दे रहे हैं, ईरान उसका हवाला दे रही है। और पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्त ही हैं, वो मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, सियासी डिफरेंसेस होते हैं। और एक जमात के चंद लोग कह रहे हैं कि पीएम का ट्वीट कहीं से बना बनाया है। ये बात करने की तुक है भैया, यानी आप ये बात कर रहे हैं, आपको पता है इस बात की कॉस्ट क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि बना बनाया कहां से आया? अमेरिका से आया। यानी इस पूरे खित्ते में अमन कायम कर रहे हैं। पीएम साहब ने एक शानदार काम किया है ताकि इस तरह की बात जब जाए तो ईरान आपसे नाराज हो जाए कि भाई जो सालसी कराने वाले किसी डिक्टेशन ले रहे हैं। ऐसी हरगिज बात नहीं है। हम दोनों ममालिक को बैलेंस लेकर चले। मैंने आपको पहले कहा कि वी वर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, उसके बावजूद हमने शानदार तरीके का मुजाहरा किया। आज वज़ीर आज़म साहब को बहुत इज्जत मिली है। मैं समझता हूं कि जो ये तनकीद हुआ करती थी कि वज़ीर आज़म साहब के बैरूनी दौरे कई हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक दिन की मेहनत नहीं है। पीडीएम के 16 महीने और शहबाज से जो मुसलसल 2 साल वज़ीर आज़म रहे, जितने हेड ऑफ स्टेट से मिले, जितने हेड ऑफ स्टेट से मुलाकातों में विजिट्स किए, उस सब का सम्राट जो है अल्लाह ताला ने आपको ये आज दिए हैं। अच्छा जन साहब, कैसे देखते हैं आप दिफाई तौर पे और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको अचीव किया है, कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ये तारीखी एक लम्हा है और जितनी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मार्का हक में दी थी, आई थिंक उससे ज़्यादा इज्जत अभी इस मौके पे मिली है। और मैं कहूँगा एक किस्म का ये मार्का हक 2 था। वहाँ तो हमने लड़के इंडिया को चारों शाने चित किया। और जैसे संतु ने कहा ना कि रियल विक्ट्री इज सबडूइंग योर एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो हमारा जो दुश्मन इंडिया है, जो पूरी उसकी कोशिश थी कि ईरान के पीठ में शुरा गोंपा, आपको पता है इजराइल भी विजिट करके आए थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह से जंग जो है पूरे खत्ते में फैले। और इजराइल तो अभी भी कोशिश, जैसे आपने कहा, लिबनान में कर रहा है। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और जैसे आपको पता है कि उस पर ईरान ने उन पे जुबैल पे अटैक कर दिया था, तो बड़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। बट विदिन आप देखें उसी दिन ही अल्लाह ताला ने, और ये फिर ट्वीट जैसे उसमें सर खबरें आती रही कि अस्करी क़यादत भी सऊदी अरब से राब्ते में रही और हमारी सियासी क़यादत भी। ट्रम्प साहब तारीफ कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब की कि अजीम जो है प्राइम मिनिस्टर, माय फ्रेंड, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त इस मिसाल सी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर ट्रम्प आपकी तारीफ कर रहा है फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और चीन आपके साथ खड़ा हुआ है, और बिल्कुल जैसे चीन होता है कि वो सामने नहीं आता, लेकिन एक खामोशी पेशेंस के साथ काम करता रहा है। वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व था। सऊदी अरेबिया आपके साथ इन्वॉल्व था, ईरान के साथ आपने इंगेजमेंट की हुई थी, टर्की के साथ था। तो ये आई थिंक लम्हा है सेलिब्रेट करने का। अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत पाकिस्तान को दी है, अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री खासतौर पर लीडरशिप, ये उनको क्रेडिट जाता है। ठीक है। और उन्होंने पाकिस्तान को देखें मार्काट में जो फतह दिलाई, उस पर नेशन का कॉन्फिडेंस बढ़ा और दुनिया आपके सामने जो थी वो आपके साथ इंगेज हुई। और ट्रम्प साहब ने अपने यहाँ पे देखें $5 मिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स में मुआहदे किए हुए हैं।
और वो अपना वो भेज रहे हैं। अब लेटेस्ट खबर ये है कि वो शायद जैरेड कुशनर साहब आ रहे हैं, सुना है कि हो सकता है शायद वाइस प्रेसिडेंट भी आए और अब हाँ वाइस प्रेसिडेंट है या स्टीव विटकॉफ तो कम से कम आए जरूर आएंगे, बट जैरेड कुशनर का भी नाम लिया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और हमें सिर्फ करना ये कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर यकीन रखना है और अपनी क़यादत के साथ जुड़ के खड़ा होना है और उन दोनों इख्तिलाफात को खत्म करना है। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह अभी उज़ैफा साहब ने भी फरमाया कि ये कोई एक दिन में पाकिस्तान ने सक्सेस को अचीव नहीं कर लिया। सब लोग तनकीद करते रहे, हम भी तनकीद करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत सारे गैर मुल्की दौरे करते हैं, तो उज़ैफा साहब कह रहे हैं कि वो जो डिप्लोमेसी होती रही, आज उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान दुनिया के सेंटर स्टेज में, पूरी दुनिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैसले हो रहे हैं उसके अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? अतर भाई, दो चीज़ें जवाब देने से पहली बात तो ये है कि ये वक्त नहीं है कि किसका ट्वीट था, किसने ड्राफ्ट किया, किसकी तरफ से आया, किसकी तरफ से गया, क्योंकि ये छोटी बात है। दूसरी बात कि ये दौरे और जो एक ला हासिल या बेहासिल या जो भी दौरे, ये भी आज ये डिस्कस करने की बात नहीं है। और मेरी नज़र में सदर ट्रंप की तारीफ़ों की कोई वक़्त नहीं है, सदर ट्रंप की कोई वक़्त नहीं है। सदर ट्रंप वो शख्स हैं जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, जो सऊदी वली अहद के ख़िलाफ़ बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रांसीसी सदर के हवाले से बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो ईरान को गालियाँ देते हैं, और जो जिनकी ज़ुबान, जिनके अखलाकियात, जिन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने ना अपने कांग्रेस से पूछा, ना नेटो से पूछा, ना इत्तेहादियों से पूछा, ना अक़वाम मुत्तहिदा से पूछा, और जिनके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, तो मेरी नज़र में तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी नज़र में पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान जिंदाबाद, सालसी का किरदार अदा करना, न्यूट्रल रहने का किरदार अदा करना, और इन मुश्किल तरीन लम्हों में जब हमारा सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा है, सऊदी अरब में हमारा मक्का मदीना है, ईरान मजलूम था, ईरान पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई थी, ये नंगी जारियत थी, ये वहशत बर्बरियत थी। तो उन लम्हों में एक तनी हुई रस्सी पर चलना, मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद है कि इन लम्हों में कम से कम एक पाकिस्तान था, मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन एक पाकिस्तान था जो खड़ा रहा इन लम्हों में, और ईरान जो डटा हुआ था और जो खड़ा हुआ था, और उसके साथ और एक अकल के साथ और सेंस के साथ पाकिस्तान ने इन लम्हों को गुजारा, और फाइनली अल्लाह ने इज़्ज़त दी पाकिस्तान को। बहुत ये जो 39 दिन हैं, ये जो नंगी जाहरियत थी, ये जो वहशत बर्बरियत थी, ये 39 दिन ईरान के नाम रहे, और गैर मशरूत सरेंडर की ख्वाहिश लेकर आने वाले आज ईरान की ख्वाहिशों पर बैठ रहे हैं, ईरान के साथ बैठ रहे हैं, और रिजीम चेंज की ख्वाहिश लेकर आने वाले आज अबनाए हुर्मज़ खुलवा कर खुशियाँ मना रहे हैं। ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ है, ना सरेंडर हुआ है, और ना बगावत हुई है। ईरान ने इस जंग को खित्ते की जंग बनाया, पूरी दुनिया की जंग बनाया, और अमरीकी अड्डे और अमरीकी एयरबेस गैर महफूज हुए, और अबनाए हुर्मज़ पर को इस बंद करके बताया कि आप इस तरह आसानी से ये सारा कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये ज़हनों में रहे कि सदर ट्रंप ही वो शख्स हैं जिन्होंने वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया को अगवा करके अपनी जेल में पहुंचा दिया, और ईरान की सुप्रीम लीडर को शहीद किया, क़यादत को शहीद किया, मिनाब की बच्चियों को शहीद किया, 4000 लोगों को शहीद किया। और आखिरी बात, ये जब भी हम बात शुरू करें, ये ज़हनों में रहे कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये ईरान के तेल और गैस पर कब्जे की जंग है, ये मस्जिद अक्सा की जंग है, और इस जो अगले जब आप मरहले में इस प्रोग्राम में जाएंगे तो इस पे ज़रूर बात होगी कि आगे रुकावटें क्या क्या हैं।
क्या क्या बिल्कुल उसमें हमने बात करना है, पर मैं उज़ैफा साहब को शामिल कर लूं। सर, अब आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ईरान से भी क़यादत आएगी, अमेरिका से भी इंपॉर्टेंट शख्सियात आएंगी, इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, यहाँ पे मुज़ाकरात होंगे। तो इस हवाले से कोई तैयारी वगैरह हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन आ रहा है, किस लेवल के ऊपर मुज़ाकरात होंगे? जी बहुत शुक्रिया तरकाज़मी साहब। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से इरशाद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि यही पाकिस्तानियत की अलामत होती है, यही पाकिस्तानी होने की अलामत होती है कि इस तरह के मौके पर अपने डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर किसी का राइट है, उसको आपस से पुश डालकर शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, आसिम मुनीर साहब को नहीं बल्कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और एज अ कौम जो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी उसका आप एतराफ़ कर रहे हैं। तो भट्टी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह की सोच को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि बिल्कुल अब तो ऑफिशियली सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जो पाकिस्तान का किरदार और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक मीडिएशन करने की कोशिश की और दोनों फ़रीक़ैन की मेहरबानी की, उन्होंने उस मीडिएशन को पॉजिटिव लिया। अब ये इस मौके पर बताना कि पहली बात तो ये कि मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका ने अभी तक वो चीज़ें शेयर नहीं की, क्योंकि जो स्टीव विटकॉफ हैं और जेडी कृष्णर है उसके ऊपर ज़रा पहले ईरान ने एतराज़ किया था, तो फिर खबरें चली कि मार्को रूबियो और जेडी वेंस आएंगे। हमारे लिए देखिए, हमने तो मेहमान नवाजी करनी है, ईरान से भी जो भी आते हैं और अमेरिका से भी जो भी आते हैं, हमारा मकसद तो ये है कि हम उन्हें एक मेज़ पर बिठाएं और दोनों के दरमियान जो हमने रिफ्ट ख़त्म करने की कोशिश की है इस्लामाबाद में, उन्हें बिठाकर वो रिफ्ट मज़ीद कम हो और जो ख़ित्ते में दायमी अमन है उसकी तरफ हम जा सकें। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान ने सारी एफ़र्ट की और उसके बाद ज़रा पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया, आगे भी हमारी यही कोशिश और ख्वाहिश होगी कि दोनों फ़रीक़ैन ज़ाहिर है दोनों एक अपनी अपनी इंतहा पर खड़े हुए हैं। अमेरिका एक अपनी इंतहा पर है, ज़ाहिर है नो डाउट इज़ अ सुपर पावर। ईरान अपनी एक इंतहा पर है, यानी नज़रियाती इंतहा, और ईरान ने 40 दिन या 39 दिन रजिस्ट करके साबित भी किया। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसा हल निकले जिससे दोनों फ़रीक़ैन के लिए विन विन पोजीशन हो। और ख़ित्ते में जो जंग के बादल मंडला रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 हफ्ते के लिए टल चुके हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि आपको ये मेरी बात याद आएगी इंशाअल्लाह ताला, जो ये 2-3 दिन के मुज़ाकरात हैं इसके बाद आपको हतमी जो है बादल टलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब ये जो जंग बंदी है उसको सबसे बड़ा खतरा किस चीज से लायक है। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा सर, ये पहले भी खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, आज वो जो लबनान में कर रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं, इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? देखिए इसको तो अमेरिका ही काउंटर कर सकता है। ठीक, और नेतन्याहू को तो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी इशू किए हुए हैं और इसमें बड़ा क्लियर बताया गया था, सीज फायर के जो एग्रीमेंट था, कि तमाम पार्टीज पे ये लागू होता है। अब आज जैसे आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह पे उन्होंने लेबनान में अटैक कर दिया है और 89-90 करीब वहाँ में लोगों की शादी हुई हैं और काफ़ी सारे उसमें जख्मी सिविलियंस भी हैं। तो इजराइल की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस चीज़ को स्पॉइल किया जाए और इस वॉर को किसी तरीके से दोबारा इनिशिएट किया जाए। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली है। और अब जो अमेरिका देखिए, जो स्टेट ऑब्जेक्टिव थे कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को हम बंद नहीं होने देंगे, उसको हम खुलवा लेंगे, रजीम चेंज हम उसमें करेंगे, और अब अमेरिका कह रहा है हमने सारे ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। ठीक, अगर हासिल कर लिए तो जंग क्यों आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है अमेरिका जो है वो अपना थोड़ा प्रेशर एक्सरसाइज करेगा नेतन्याहू पे, और नेतन्याहू भी बड़ा टाइट रोप पे चल रहा है। जैसे आपको पता है कि उसकी जो 64 वोट से उसने हुकूमत बनाई हुई थी, टोटल 120 सीटें हैं कैंसेट में, तो 64 से उसने 2022 में हुकूमत बनाई थी और आज 61 रह गई है, तो 1 वोट से उसकी हुकूमत कायम है। अगर 1 वोट साइड भी होता है तो नेतन्याहू साहब उसके ऊपर भी वो उसमें फारिग हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका उसको अच्छा, इसमें सर एक और चीज भी जो खतरे का खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जब भी निगोसिएशंस हो रही होती हैं ये उन ममालिक पे भी अटैक करता है, और इसी वजह से ईरानियंस के हवाले से कहा गया कि वो कंफर्टेबल हैं कि हम पाकिस्तान आए, क्योंकि यहाँ पे वो इस तरह की जरूरत नहीं कर सकता कि यहाँ पे उनकी क्यादत को हिट करने की कोशिश करे। हमने देखा कि दोहा में इन्होंने जब वहां पे हमास की क्यादत बैठी थी उनके ऊपर मिसाइल मारा इसराइल ने, तो कोई ऐसा खदशा, और खुदा न खास्ता अगर कोई वो ऐसी बात करता है तो यहां से फिर उसका जवाब भी यकीनन जाएगा उसको। देखिए पाकिस्तान को तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला की मदद से अंडरमाइन कर ही नहीं सकती। हम एक न्यूक्लियर ताकत है और हमारा कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल डिफेंस बड़ा क्रेडिबल है, और सबसे ज्यादा अमेरिका को पता है और इसराइल को भी पता है। तो 1-2 दफा उन्होंने कोशिश की थी जब हमने ये
ओवरटली एक्सप्लोजन नहीं किए थे, तो वो तो जरूरत नहीं कर सकता पाकिस्तान को, इसलिए ईरानियंस भी हमारी जो लीडरशिप है, जी सर, खासतौर पर फील्ड मार्शल साहब मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ा रिजॉल्व क्लियर है। देखिए पॉलिटिकल क़यादत मिलिट्री लीडरशिप के साथ खड़ी हुई है, मिलिट्री क़यादत पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई दुनिया की ताकत जरूरत नहीं, अगर कर दी तो हम उनका सफाया करेंगे, चाहे वो इंडिया है चाहे वो इजराइल, जो कोई भी मुल्क है, उनको बड़ा क्लियर पैगाम हमने दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह देखिए ट्रंप साहब तो पहले कह चुके हैं कि 10 पॉइंट जो ईरान के आए हैं उस पर हमने बड़ी बातचीत कर ली हुई है, डिस्कशन वगैरह कर गई, और हम ईरान के साथ एक अच्छी जो है रिलेशनशिप कायम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ये डायलॉग होंगे तो कामयाब होंगे, और हमें इसका पूरा क्रेडिट अपनी हुकूमत को और मिलिट्री का दोनों को देना चाहिए। और ये देखिए पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तारीखी लम्हा है, यहां से पाकिस्तान विल नेवर लुक बैक। इंशाल्लाह हम तरक्की की मंजिलें इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से तय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, ये यहां से अब आगे जब पेशरफ्त होगी, यकीनन पाकिस्तान का किरदार तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि इससे आगे चीजें बेहतर होंगी, इससे आपको पता है कि आप नए हुरमज खुलेगी, पेट्रोल की आमदोरफ्त में जो है एक तरह से आसानी होगी, हो सकता है कीमतें नीचे जाएं। ओवरऑल ये जो पाकिस्तान ने अचीव किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हमारी आने वाले जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से ख्वाहिशात हैं, आप कैसे देखते हैं उस तनाजुर में कि पाकिस्तान कितनी बेहतर पोजीशन में आया है? पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको तरक्की दे, अल्लाह इस फजल करे। और हमारा तो एक ही मसला है इस वक्त जो है, गो के दहशतगर्दी की लहर भी है, और दूसरा अंदरूनी अदम इस्तेकाम भी है, सियासी नफरत और तकसीम भी है, लेकिन बड़ा मसला मईशत का है। तो अल्लाह फजल करेगा। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की मदद से हुई, और उसका है कि उसके आगे क्या होगा। तो आगे मेरे भाई, अल्लाह करे मैं गलत निकलूं, लेकिन मुझे आगे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कोई खैर खैरियत के। उसकी वजह यह है कि 2 बार मुज़ाकरात हुए अमेरिका और इसराइल के, अमेरिका ईरान इसराइल इनडायरेक्ट डायरेक्ट 2 बार मुज़ाकरात हुए, और दोनों बार जब मुज़ाकरात कामयाबी के करीब थे, अमेरिका और इसराइल हमला आवर हो गए ईरान पर। फिर अब मुज़ाकरात पे बैठ जाते हैं तो शर्तें, दोनों की बड़ी सख्त शर्तें हैं, और जो अमेरिका की शर्तें हैं वो तो हैं कि सरेंडर के मुतरादिफ हैं, और ईरान की अपनी शर्तें हैं। तो ये इन शर्तों को एक जगह पर लाना और किसी कॉमन पे चीज़ों पे लाना, या कॉमन शर्तों पे लाना, चलो मुज़ाकरात भी हो जाते हैं, शर्तें भी कॉमन हो जाती हैं, मुआहदा हो जाता है। तो फिर मुआहदा हो जाता है, जंग बंदी मुस्तकिल हो जाती है। तो क्या गारंटी है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? क्या गारंटी है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? ये बड़ा अहम सवाल है। फिर है जो इसराइल की हट धर्मी। याद रहे कि ट्रंप साहब और जो नेतन्याहू हैं, ये एक सामने के किरदार हैं, पीछे है यहूदी लाबी, और यहूदी लाबी वो है जो पीछे पूरा चला रही, इस सारे खेल को चला रही है अपनी मजहब को लेकर और अपनी बका को लेकर, और वो किताबें खोल के बैठी है। और जैसा मैंने कहा, ग्रेटर इसराइल की जंग है, ईरान के तेल और गैस की जंग है, और मस्जिद अक्सा की जंग है, तो पीछे यहूदी लाबी है। अब लबनान पर जो इसराइल ने हमले किए, ये बड़ा मसला है। इत्माद का फुकदान है, बहुत बड़ा मसला है। नफरतें हैं, और आपने किसी मुल्क की पूरी क़यादत शहीद कर दी हो, कत्ल कर दी हो, तो फिर ये बड़ा मसला है। और इसराइल स्पॉइलर होगा, ये बड़ा मसला है। फरीक ज़्यादा हैं, ईरान है, अमेरिका, इसराइल है, और अरब मुल्क हैं, और सारे गुस्से में हैं, ये बड़ा मसला है। और सब फरीकों को फेस सेविंग चाहिए। ट्रंप अपनी मकबूलियत की निचली सतह पर हैं, नेतन्याहू के करप्शन मुकदमात और थिन मेजॉरिटी और अंदर तनकीद हो रही है, और ईरान जो है वो जो पहले मरहले 39 दिनों में जीत चुका है, वो कभी किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज़हनों में रहे कि ये खामनाई साहब को शहीद करके इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया अपना। ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने, अमेरिका और इसराइल ने, वही थे जो ईरान को एटमी हथियारों से रोक रहे थे, वही थे जिनके होते हुए ये अड्डे अमेरिकी और एयर बेस महफूज थे, और वही थे जो दरमियान का रास्ता निकाल रहे थे। तो अब नीचे से हार्ड लाइनर आ गए हैं। तो ये बड़ा एक मसला है, और सारों को फेस सेविंग चाहिए। तो बड़ा ही वो कहते हैं ना, औखे पेंडे लम्मियां रामा इश्क दियां।
तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं आगे मुआहदे तक पहुंचने और फिर मुआहदे को की कोई खिलाफ वर्जी ना करे वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अच्छा उज़ैफा साहब, ऑब्वियसली इस पे भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन अब एक और क्वेश्चन ये भी है कि अब नाए हुर्मुज़ खुल गई है, पाकिस्तान को तो पहले भी ईरान ने एक्सेस दिया था, अब जहां पे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की है, क्या इसके नतीजे में कोई ऐसा हो सकता है कि ईरान से हम सस्ता तेल ले सकें, जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है उसको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो भी अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को टोकता है, रोकता है, तो उसमें क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मैं इरशाद भट्टी साहब को भी रिस्पॉन्ड करता हूँ, और मैं भूल ना जाऊँ, आप याद करा दीजिए कि मैंने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों पे भी आपको बतानी है कोई चीज़। पहली बात तो ये कि भट्टी साहब की अपनी एप्रीहेंशन है, उनका तज्जिया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है एक तो मेरी ख्वाहिश और खुशफहमी भी यही है कि अल्लाह करे माहिदा जल्द हो। जो आपने अगला सवाल किया उस पर भी मैं आता हूँ कि उससे हमें क्या क्या फ़वायद होंगे, और ईरान से ज़ाहिर गैस पाइपलाइन और जो आपने सस्ता क्रूड ऑयल की बात की वो भी मैं उस पर आ जाता हूँ। पहली बात तो ये कि मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि ऐसा हो, लेकिन मैं आपको लॉजिकली वैसे बात बता रहा हूँ, एक मिनिस्टर के ऐसे से नहीं। जिस इंतहाओं को छूने के बाद अमेरिका वापस आया है, और जिस इंतहा पे ईरान बैठा हुआ था ईरान वापस आया है, दोनों ने ज़ाहिर है, और ज़ाहिर रीजन ने भी सारी सूरत हाल देख ली थी। तो ये नहीं था कि अमेरिका पीछे हटने को तैयार होता, कि अगर ईरान डटा हुआ था तो अमेरिका कहता हम घर जा रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। तो अमेरिका ने भी ज़ाहिर ऑप्शन यही रख दिया था कि अगर ये पीछे नहीं हटते या कोई बात नहीं बनती, मुझे सेफ एग्जिट नहीं मिलता। देखें, अगर आपकी तगड़े बंदे से लड़ाई हो जाए और आप कमजोर हो, तो तगड़े बंदे को भी आपने सेफ एग्जिट देना होता है। तो अमेरिका बेशक तगड़ा है, लेकिन अगर आप सेफ एग्जिट ना देते तो जो वो धमकियां दे रहा था, जो चीजें थी, और ईरान का भी एक बिहेवियर अमेरिका ने देख लिया, तो दोनों इंतहाएं देख ली हैं कि भी ये डट गए, इस चीज की परवाह किए बगैर के अस्फहान पे हमले हुए, और यानी कोई शहर उनका जो है वो महफूज नहीं रहा। तो उसके बाद मेरे ख्याल से दोनों फरीकैन भी चाहते थे कि कोई बाइज्जत एग्जिट निकल आए, और मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला ये हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन मारूजी हालात बीइंग एनालिस्ट पे आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला यू विल सी कि एक अच्छा ठोस मुआहदा होगा। बाकी छोटी मोटी जरा वॉर जब आप सीज फायर करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था आपके प्रोग्राम में, याद होगा कि ईरान ने बेसिकली अपनी जो पावर थी आयतुल्लाह खामनाई ने वो 32 हिस्सों में तकसीम कर दी थी, यानी 32 के 32 सूबों को कह दिया था कि आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मौका देखकर फैसला कर लेना है। तो ज़ाहिर पावर दोबारा उन्होंने अपने पास वापस ली, डायरेक्शन दी, टाइम लगता है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि अगर ये मुआहदा हो जाता, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगा, देखिए उसमें सबसे अहम चीज जो होगी वो होगी ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, अब ईरान पर सैंक्शंस खत्म होती हैं, हमारे लिए तो ये सूरत हाल है। आपको पता है कि पार्को ऑयल रिफाइनरी जो है, यानी ये बात मैं इसलिए इसका आपको कोट कर रहा हूं ताकि आपको पता हो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके व्यूअर्स ने देखना है। पार्को ऑयल रिफाइनरी कस्बा गुजरात डेरा गाजी खान में वाकई है, लेकिन इनका जो शिप उतरता है क्रूड ऑयल का वो कराची में उतरता है। कराची से लेकर डेरा गाजी खान तक एक लाइन बिछी हुई है, और 3 घंटे में वो क्रूड ऑयल जो है वो वहां तक पहुंच जाता है। कस्बा गुजरात, उसमें रिफाइनरी होती है, देन फिर उसका इस्तेमाल होता है। तो अब आप इसका अंदाजा लगाएं कि अगर अल्लाह खैर करे ये हो जाता है, और आपकी ईरान से सिर्फ पाइपलाइन सीधा आ रही हो, यानी वहां वॉल ओपन होना है, एक तो सबसे अहम चीज आपकी कॉस्ट जमीन पर आ जाएगी। जो आपकी कॉस्ट जाती है कि शिप आ रहा है, शिप जा रहा है, टाइमली अपने डिसीजंस कर रहे होते हैं कि यार मैं अब आलमी मार्केट में कीमत ऊपर है, खरीदूं ना खरीदूं, नीचे है, खरीदूं ना खरीदूं, उसमें भी जरा आपको झटका पड़ता है। एक तो वो बड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरी मैं ये समझता हूं हमें ये खुशफहमी भी रखनी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि एक तो सऊदी अरब हमारा बड़ा रिगार्ड करता है, हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। ये सूरत हाल अगर मैच्योर होती है तो ईरान ये एहसान भूलेगा नहीं। यानी आपके असल में इस सारी प्रैक्टिस का जो फायदा होना है वो 26 करोड़ पाकिस्तानियों को होना है। इन्होंने सस्ता तेल अगर मिलना शुरू हो जाए, शहबाज शरीफ हो या कोई भी वजीर आजम हो। और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे और कोई बात भी नहीं, यही था क्वेश्चन, आपने उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको आंसर कर दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा मौखर कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू कर लेता हूं क्योंकि हुकूमत ने जलसे की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसा मौखर कर दिया है। कुछ हुकूमती जो शख्सियात है उन्होंने जाके PTI से मुलाकात वगैरह भी की, तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी बहुत शुक्रिया था काज़मी साहब। मैं आपको पता है कि उन लोगों में हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को किसी आप जबर से ख़त्म नहीं कर सकते। सियासी जमातें खुद ही ख़त्म होती हैं। जैसे नून लीग के बारे में कहा जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। जी नहीं, उसमें मैं आ जाता हूँ, लेकिन बात यह है कि बेसिकली सियासी जमातें ख़त्म होती हैं अपने ब्लंडर्स के बाद। तहरीक इंसाफ ने जो काम किया मैं समझता हूँ यही सियासी मेजॉरिटी की इसको ज़रूरत है।
और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इसको किसी कमजोरी के जुमरे में नहीं रहूंगा। अगर पूरा मुल्क जो है वो सुख का सांस ले रहा है, जश्न का समा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की तवक्को की जा रही है, वो रह गई थी बात मेरी। वो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़े कहा है मिनिस्टर पेट्रोलियम को कि आपके पास 2 दिन है और जो भी मैकेनिज्म बनाकर देना है, नहीं 2 दिन का मतलब ये नहीं कि 2 दिन बाद कम होंगी, मुमकिन है वो आज ही रात हो जाए, मुमकिन है कल रात हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला आपको हमने कमिटमेंट दी थी कि जिस तेजी से ऊपर गई हैं उसी तेजी से नीचे आएंगी, और आप ये देखेंगे कि जो डिक्रीज होगा उसी तेजी से होगा और आम आदमी को इसमें रिलीफ मिलेगा, जो कि हमारी कमिटमेंट थी। दो तहरीक इंसाफ में बात कर रहा था, तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल मेच्योरिटी का सबूत दी है, और यही पॉलिटिकल मेच्योरिटी अगर काश ये 9 मई को देते, 26 नवंबर को देते, तो आज तहरीक इंसाफ पे वक्त ना होता। लेकिन इंसान है, खताओं का पुतला है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह का मुल्क के हालात हैं, यही मुतकाजी है कि हम सब एक पेज पर हों। और जाहिर है कई हेड ऑफ स्टेट्स जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स इस मुल्क में आ रहे हैं आज और कल, यानी कल और परसों के इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। तो इसके हवाले से मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला तहरीक इंसाफ का। और जो आपने नून लीग की मकबूलियत की बात की, उसमें कहते हैं नहीं, ब्रीफली उसमें टाइम कम है, मैंने 3 से 4-5 मिनट मेरे ये आपके ऊपर उधार हो गए। ठीक है, अगले प्रोग्राम में आपसे लूंगा मैं। चलो मैं उस पर। सर, अमेरिका को कितना नुकसान हुआ इस सारी जंग से, जो उसकी एक मिथ थी कि वो नाकाबिले तस्खीर है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वो नहीं खुलवा सका? देखिए, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है पाकिस्तान ने खुलवा दी, और वो अमेरिका नहीं खुलवा सका। और वो 2 बैरी बेटे इब्राहिम लिंकन और जो जेरल्ड फोर्ड आया था, वो पता चला कि उनको स्ट्राइक भी हुआ है, हिट भी हुआ है, और भी वो रिपेयर कर रहे हैं, पीछे उनको हटा लिया गया ना। तो देखिए, ये डायलॉग जो है उससे अगर आप सिंसेरिटी के साथ करें, और जैसे पाकिस्तान की कोई ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट पाकिस्तान की नहीं थी, पाकिस्तान ने बिल्कुल एक अपनी इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए ईरान के साथ असूली बात की, अमेरिका के साथ असूली बात की, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इसमें पाकिस्तान की खास इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मोदी साहब इजराइल पहुंच गए अपनी इंटरेस्ट के लिए, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी। और जो भट्टी साहब जो कह रहे थे कि फेस सेविंग चाहिए, देखें फेस सेविंग तो दी इस महाजन ने, फेस सेविंग अमेरिका को भी मिल गई, फेस सेविंग ईरान को भी मिल गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ जब बैठेंगे बातचीत से बात आगे चल पड़ती है। और दोनों ने अपनी एक्सट्रीम देख ली, अमेरिका ने भी देख ली पूरी जोर लगा के, और वो अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। और जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मैंने बात की, वो पाकिस्तान ने बातचीत से खुलवा दी, और रजीम चेंज वहां कभी हो नहीं सकती। ईरान एक सिविलाइजेशन है, वो देखिए इजराइल तो गजा पे जो 40 किलोमीटर का इलाका है, वहां उसको हमास को डिसआर्म नहीं कर सके। और ये हमास कौन सी फौज है, एक पार्टी है लाइक अल फतह की तरह। यहाँ तो ईरान एक सिविलाइजेशन है भाई, 1600 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और कोई 1700 किलोमीटर उसकी विड्थ है उसकी पकड़ के, ठीक है, और वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाएंगी। हमने सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि अपना, जैसे कह रहे हैं मुज़ाफ़िर साहब, अपने इत्तेफाक पैदा करना है और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पे यकीन रखना है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ अब गामजन हो चुका है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे को मुलतवी कर दिया, मौखर कर दिया, कैंसिल कर दिया, आप कैसे देखते हैं उनके फैसले को? अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जब आपके मुल्क में 2 मुल्क और आ रहे हैं, खित्ते में एक जंग का समा है, और जो हालात हैं मुल्क के और मुल्क से बाहर, उनको लेकर ये अच्छा फ़ैसला है कि उन्होंने इस जलसे को आगे कर दिया, मुलतवी कर दिया। और मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूँ हुज़ैफ़ा भाई की इस बात से कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और सियासी जमातें ऐसे ही करती हैं, इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश थी कि हुज़ैफ़ा साहब की जमात जो है वो इलेक्शन डे 8 फरवरी 2024 को के जब जो रिज़ल्ट आए थे उस पर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करती, 26वीं आईनी तरमीम पर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करती, 27वीं आईनी तरमीम पर भी पॉलिटिकल, तो मुझे अच्छा मजा आ जाएगा, तो मेरा बाकी सब 26वीं आईनी, 27वीं मैच्योरिटी पे बात करनी है, 27वीं आईनी तरमीम पर भी पॉलिटिकल का मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करती, इलेक्शन एक्ट नैब तरमीम पर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करती, लेकिन नहीं की। और जो 26 नुकात थे PDM के, जो उन्होंने हमें असली और वदिया जमहूरियत के पीछे लगाया हुआ था ट्रक की बत्ती पर, जब इनका मौका आया तो उस पर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा होता। जो निगरान हुकूमतें बनाई, जो आइन शिकनी हुई, और जिस तरह इनकी अपनी निगरान हुकूमतें थीं, उस पर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करती, लेकिन चूंकि नहीं की और उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं।
और जब ये जाएंगे पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ, अगर कोई 10-15% भी फेयर इलेक्शन हो गए तो उस वक्त पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा ना करना कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी। हुज़ैफा साहब जी, मैं एक मिनट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात करनी, पॉलिटिकल मेजॉरिटी बाद में बार-बार कि आप लोगों ने 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट ही नहीं किए। हाँ, ये एक बात, एक तो मैं आपको बताऊं कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये पूरा एक मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया। ठीक, हालांकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आप मुझसे हलकों की बात करें, यानी जिस नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं वो नवाज शरीफ 5 साल बाद, यानी 6 साल बाद वापस आया। यानी 2017 के बाद मियां साहब केसेस में बिजी हो गए थे, 18 में सजाएं हो गई और 2024 में उसको लाहौर में 1.5 लाख वोट डाला। तहरीक इंसाफ उस वोट पे नहीं एतराज करती। जिधर से आपका ताल्लुक है डीजी खान, वहां पे नून लीग के हवाले से कहा जाता है, पीटीआई इल्जाम लगाती है कि इनको वोट कम पड़े और वहां से सरदार साहब जो हैं वो ये इल्जाम तो लगता है ना, बहस तो है। देखिए, जो अवैस लगारी साहब की अगर आप हल्के की बात करें, वो नून लीग का कभी हल्का रहा ही नहीं। अगर वहां लगारी साहब को वोट नहीं पड़ा तो नून के खाते में ना डालें। इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं टाइम आगे काम होगा। राना सनाउल्लाह साहब का रिजल्ट पीटीआई कहती है ठीक है, राना सनाउल्लाह को 1,11,000 वोट पड़े हैं, पीटीआई को पड़े 1,22,000 वोट, आबिद शेरली को 1,15,000, पीटीआई 1,25,000। मियां नवाज शरीफ को मानसेरा जैसे जहां पर तुम 10 साल से यानी इक्तदार में हो, वहां मियां नवाज शरीफ को 1.25 लाख वोट पड़ा है। ठीक है, यानी आप जो फॉर्म 45 है इसका ऑडिट करवा लें, आप छोड़ दें फॉर्म 47 पे। पीएमएलएन को भाई 1.5 करोड़ वोट पड़ा है, तो 1.5 करोड़ वोट लेकर क्या जमातें खत्म होती हैं? 2013 के अंदर पीएमएलएन के पास 1,68,00,000 वोट थे। बात ही कि सिर्फ आपने एक झूठा नैरेटिव बना दिया कि नवाज शरीफ की मकबूलियत खत्म हो गई है। अगर पीडीएम हुकूमत का बोझ, अगर सुन लें, पीडीएम हुकूमत का बोझ 3 सजाएं ऊपर नीचे, एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नैरेटिव, उसके बावजूद अगर नवाज शरीफ के उम्मीदवार ने 1.5 लाख वोट लिए, मुझे पंजाब का कोई हल्का बता दें जो आप डेरा गाजी खान, आखिरी बात, पंजाब का मुझे कोई हल्का बता दें जहां मियां नवाज शरीफ के निशान के ऊपर लोगों ने 80-80, 90-90 हजार जेन्युइन वोट नहीं लिया। ये फॉर्म 45 की बात बता रहा हूं, 47 में ना जाए आप, तो जो 8,000 का फर्क को छोड़ दें। दो अगले कह रहे हैं हमने 1.5 लाख लिए, ये बहस है ना? नहीं, यही बात है ना भाई, इन्हें तो 1.5 लाख वोट पड़ा है, सिर्फ ये 3 जो सजाओं का नैरेटिव बना दिया, एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव बना दिया। नून लीग को बदतरीन हालात के बावजूद भी वोट पड़ा। चले तो नून लीग को बदतरीन हालात थे, खान साहब जेल में थे, जलसे की इजाजत नहीं थी, बाहर ही नहीं निकाल सकते। अगर ये वक्त की कमी, अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। नहीं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।